पाकिस्तान एक कमज़र्फ किस्म का कीवर्ड है। कभी धुरंधर से लेकर तो कभी आसिम मुनीर के ऊल जलूल बयानों तक सब कुछ में अपने आप को पीसने की राह देखता हुआ ये मुल्क। इसके साथ बंटवारा जोड़ दीजिए तो इन दो शब्दों का रिश्ता बहुत पुराना सा दिखता है, खूनी भी। इस्लामाबाद में बंटवारे का नाम लो तो 1971 के भूत जाग जाते हैं, जब पाकिस्तान ने अपनी आधी आबादी और पूरी इज्जत दोनों खो दी थी, क्योंकि रावलपिंडी में बैठे लोग ढाका में बैठे लोगों के साथ ताकत बांटने को रेडी नहीं थे। लेकिन आज 50 साल बाद वो शब्द फिर लौट आया है। इस बार बात खुद पाकिस्तान की सरकार के भीतर से उठी है। शहबाज शरीफ सरकार के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के सूबों का बंटवारा अब होके रहेगा। प्लान यह है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 3-3 टुकड़े किए जाएंगे, उत्तर, मध्य और दक्षिण। वो इसे प्रशासनिक ज़रूरत बता रहे हैं। सुनने में ये बात तर्कसंगत लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान में हर फैसला तर्कों पे कहाँ ही होता है। तो क्या आसिम मुनीर की शरीफ सरकार कोई गैर शरीफ जाल फैला रही है? क्या पाकिस्तान की बीमारी का इलाज उसके और टुकड़े करने में है, या फिर दवा की ज़रूरत लकीरें खींचने वाले हाथों को है? नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. सबसे पहले उस नक्शे को देखना होगा जो मोहम्मद अली जिन्ना को विरासत में मिला था। एक नक्शा जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जीत और प्रशासनिक सुविधा का बचा खुचा मलबाब था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में था हमारा भारत। पश्चिमी पाकिस्तान भी टुकड़ों में बटा था, एक अजीबो गरीब पैचवर्क सा था। पश्चिमी पाकिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तीनों गवर्नर प्रांत थे। अब बलूचिस्तान एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। इन सब के बीच में बिखरी हुई थी ढेर सारी रियासतें, जैसे बहावलपुर, खैरपुर, कलात इत्यादि। इन रियासतों के पास अपनी स्वायत्तता थी। दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान, बिल्कुल अलग था। सांस्कृतिक रूप से एक जैसा इलाका था। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोग थे, लेकिन दिक्कत आबादी की थी। यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान के पास 55% आबादी थी, पश्चिमी पाकिस्तान के पास 45% आबादी थी। बाकी लोकतंत्र में आबादी की कीमत क्या है आप तो जानते ही होंगे। यही फैक्ट पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा था। देश की राजधानी और फौज का कंट्रोल पश्चिम में था, लेकिन जनता का बहुमत पूर्व में था। पश्चिम में उर्दू बोलने वाले और पंजाबी एलीट का दबदबा था। उन्हें लगता था कि अगर बांग्ला या दूसरी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए तो बंगाली बहुसंख्यक हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसी डर ने पाकिस्तान की शुरुआती राजनीति को दिशा दी। एक पैटर्न सा सेट हो गया, केंद्र अपनी मर्जी थोपेगा और सूबे उसका विरोध करेंगे। शुरुआत में पाकिस्तान का संविधान बनाने में भी यही दिक्कत आ रही थी। सवाल था कि नुमाइंदगी कैसे तय की जाए। इसके लिए 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने एक बीच का रास्ता निकाला। इसे बोगरा फॉर्मूला कहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संसद 2 सदनों वाली होगी। निचले सदन में आबादी के हिसाब से सीटें होंगी, यानी पूर्वी पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा, और ऊपरी सदन में सभी प्रांतों को बराबर सीटें मिलेंगी। मकसद यह था कि ज्वाइंट सेशन में दोनों विंग्स की ताकत बराबर हो जाए, ताकि कोई एक दूसरे पे हावी ना हो सके। अब सुनने में यह फार्मूला ठीक लग रहा था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह हजम नहीं हुआ। उन्हें डर था कि निचले सदन में बांग्ला भाषियों का दबदबा हो जाएगा, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। यहीं से रास्ता बनाया गया एक तानाशाही फैसले का, जिसे कहते हैं 1 यूनिट स्कीम। इसके तहत पश्चिमी पाकिस्तान के सारे सूबों को मिटाकर एक कर दिया गया। इसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान। अब पूर्व और पश्चिम बराबर दिखने लगे थे। इस योजना को पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने स्टीम रोलर कहा था। चेतावनी दी थी कि जो भी कंकड़ रास्ते में आएगा उसे कुचल दिया जाएगा।
सिंध की कहानी इसकी गवाही देती है। वहां के मुख्यमंत्री पीरजादा अब्दुल्ला सत्तार ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सिंधी लोगों की स्वायत्तता पे हमला है। सरकार ने उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह मोहम्मद अयूब खुरो को लाया गया। खुरो पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन उनसे डील कर ली गई। अगर वो 1 यूनिट बिल पास करा देंगे तो सारे आरोप माफ हो जाएंगे। खुरो ने यह बिल पास करा दिया। खैर, अब इस तरह साल 1955 में पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान का कानूनी वजूद खत्म हो गया और अधिकारों का हनन शुरू हुआ। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान जो है वो देश की विदेशी मुद्रा का 60 से 70% जो है वो कमा कर देता था, इतना इंपार्ट करता था। ये कमाई जूट से होती थी, लेकिन जब विकास के लिए फंड बांटने की बारी आती तो पूर्वी पाकिस्तान को सिर्फ 25% हिस्सा मिलता था। सरकारी नौकरियों और सेना में भी पश्चिमी पाकिस्तानियों का ही बोलबाला रहा करता था। इन करतूतों का अंजाम दिखा 1971 में, लेकिन उसके ठीक पहले हालात बिगड़ते देख जनरल याह्या खान ने एक आखिरी दांव खेला था। उन्होंने सोचा कि शायद पुरानी गलती सुधारने से देश बच जाए। जुलाई 1970 को उन्होंने 1 यूनिट योजना को खत्म कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के चारों पुराने सूबे फिर से बहाल कर दिए गए, लेकिन यह कोशिश बहुत छोटी थी और बहुत देर से की गई थी। भरोसे की डोर टूट चुकी थी। 1971 में पाकिस्तान टूट गया। 71 की घटना से पाकिस्तान सीख सकता था कि जबरदस्ती थोपा गया केंद्रीकरण देश को जोड़ता नहीं है, बल्कि उसे तोड़ देता है, लेकिन उसने नजरअंदाज किया हमेशा की तरह। भारत को भी विभाजन के बाद लगभग वैसा ही ढांचा मिला था, लेकिन भारत ने अपनी विविधता को संभाला। 1950 के दशक में भारत में भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। भारत का अंदरूनी नक्शा बदल दिया गया। तमिल, मराठी और तेलुगु लोगों को अपने अपने राज्य मिल गए। यह फैसला एक सेफ्टी वॉल्व साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने नए सूबे बनाने को कमजोरी माना था। पाकिस्तान की सियासत में दशकों तक सेना की तानाशाही और केंद्र की मनमानी चलती रही। और फिर साल 2010 में एक बदलाव आया जिसने सब कुछ बदलने की कोशिश की। इसे कहते हैं 18वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज को मिला दिया गया और पूरे हिस्से को खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया गया ताकि वहां के पश्तूनों की पहचान दिखे। फाटा को फिर से अलग करने की मांग आज भी उठती है। वो एक प्रशासनिक इकाई थी। फाटा पाकिस्तान का हिस्सा तो था, लेकिन वहां पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते थे। उसकी बात कभी और करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि 18वें संशोधन ने 2 और बड़े काम किए थे। पहला, ताकत का बंटवारा। पहले जिन 17 मंत्रालयों पर केंद्र का कब्जा था वो सूबों को दे दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती बाड़ी जैसे अहम विभाग अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि कराची, लाहौर और पेशावर से चलने लगे थे। दूसरा, पैसे की गारंटी। संविधान के अनुच्छेद 160 में बदलाव किया गया। तय हुआ कि नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC के तहत सूबों को मिलने वाला हिस्सा कभी कम नहीं किया जा सकता। यह हिस्सा 57.5% तय कर दिया गया, यानी केंद्र की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सीधे सूबों की जेब में। आज भी पाकिस्तान की सेना को यह बात खटकती है। केंद्र का कहना है कि उनके पास पुराने कर्ज चुकाने और रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। खबर थी कि आसिम मुनीर ने पिछले महीने पास हुए 27वें संशोधन में इसे बदलने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। ये बैकग्राउंड हुआ। अब आते हैं आज की बात पर। पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान के चारों बड़े सूबों यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 3-3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। उनका तर्क है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा और आम लोगों तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचेंगी। उन्होंने अपने पड़ोसियों का हवाला दिया, कहा कि हमारे आसपास के सभी देशों में छोटे छोटे प्रांत हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। सुनने में तो तर्क ठीक लगता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत को देखिए, आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को लाहौर में बैठा एक सचिवालय ठीक से नहीं संभाल सकता। यह प्रशासनिक रूप से मुश्किल काम है, लेकिन क्या यह बंटवारा संभव भी है? अलीम खान जिस इस्तेकाम ए पाकिस्तान पार्टी यानी IPP से आते हैं वो केंद्र सरकार में शामिल है। कराची की पार्टी MQNP भी उनके सुर में सुर मिला रही है। MQM चाहती है कि संसद में 28वां संशोधन लाकर नए सूबे बना दिए जाएं। MQM का नाम आपने धुरंधर मूवी में सुना होगा, पर एक पेज भी फंसा है। शहबाज सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है बिलावल भुट्टो की PPP।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यह भी नाम आपने उस मूवी में सुना होगा, और पीपीपी इस प्रस्ताव के सख्त खिलाफ है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो सिंध के टुकड़े करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपीपी का मानना है कि यह सिंध की एकता पे हमला है। पीपीपी लंबे समय से सिंध को लेकर थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल रहा भी है, क्योंकि भुट्टो की पूरे परिवार की पॉलिटिक्स जो है यहां से संचालित होती रही है। बहरहाल, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वहां इस मुद्दे पे लगातार सेमिनार और बहसें हो रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का शगुफा छोड़ा गया हो, लेकिन हर बार राजनीति आड़े आ जाती है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि यह मांग सरकार के अंदर से ही उठी है और विरोध भी सरकार के अंदर ही हो रहा है। दूसरी तरफ अलीम खान का कहना है कि यह प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएगा, लेकिन क्या यही पूरा सच है? पाकिस्तान के जाने माने थिंक टैंक PILDAT, इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद बिलास महबूब। उनका कहना है कि अगर आपने मौजूदा सूबों को तोड़कर 12 नए सूबे बना दिए तो 8 नए सिस्टम खड़े करने होंगे। इस सब का बिल किसके नाम फटेगा? आम टैक्स पेयर के नाम। बिलाल महबूब कहते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही ICU में है। ऐसे हालात में इतना भारी भरकम खर्च करना किसी अपराध से कम नहीं है। ये तो अय्याशी है जिसे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? क्या शरीफ सरकार ऐसा कर सकती है? अगर हां, तो इसके पीछे छिपा हुआ और खुला हुआ मकसद क्या हो सकता है, हम जानकारों से समझते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टीज के फेवर में है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो उनको फायदा है। हालांकि समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या फायदा है, क्योंकि पंजाब के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे और इनका बेस तो पंजाब ही है। पर साथ में प्रपोजल ये भी है कि बाकी स्टेट्स के भी टुकड़े किए जाएं, यानी सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी, NWFP के भी। तो शायद ये फायदा है, क्योंकि इससे पहले जो मांग होती थी वो हमेशा ये होती थी कि पंजाब को 3 टुकड़ों में किया जाए या 2 टुकड़ों में, पर बाकी स्टेट्स को ना छुआ जाए। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो कह रहे हैं पंजाब को भी काटो और फिर बाकियों को भी छोटे टुकड़ों में काटो। तो मुमकिन हो पाएगा या नहीं, लग नहीं रहा, क्योंकि MQM तो इसके फेवर में है नेचुरली, क्योंकि इसका मतलब है कराची और सदर्न सिंध जो है वो अलग हो जाएगा नॉर्दर्न सिंध से। तो इसमें कराची का वेट बढ़ जाएगा, MQM का वेट बढ़ जाएगा। पर PPP तैयार होगी यानी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका बेस तो पूरा ही सिंध है। पाकिस्तान से इस संबंध में जो भी फैसला होगा, अपडेट होगा, वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल सुर्खियां। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 9 दिसंबर को एक 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। स्थानीय चैनल कोम्पास TV के मुताबिक इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 15 महिलाएं हैं। इनमें से कुछ की मौत दम घुटने की वजह से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम अभी भी जारी है। इस इमारत में आग लगी वह टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का दफ्तर है। यह कंपनी माइनिंग और खेती से जुड़े कामों के लिए ड्रोन सर्वे सेवाएं देती है। अब सवाल कि आग आखिर लगी कैसे? आग की शुरुआत इमारत की पहली मंजिल से हुई। शुरुआत में कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे इस पर काबू नहीं पा सके। पुलिस ने बताया कि पहली मंजिल पर रखी बैटरियों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और जल्द ही 7वीं मंजिल तक चली गई। फिलहाल पूरी इमारत खाली कराई जा चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मंजिल दर मंजिल जांच कर रही है। अगली सुर्खी, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर बात नहीं बनी है, लिहाजा अब शांति का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी यूक्रेन ने अपने हाथ में ले ली है। यूक्रेन एक नया शांति प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव 9 दिसंबर को व्हाइट हाउस को दिखाने वाला है। वो यूक्रेन की कोशिश है कि उसे रूस को कोई ज़मीन न देनी पड़े। अमेरिका के 28 पॉइंट प्रपोजल के मुकाबले ये 20 पॉइंट का प्लान कितना अलग है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी प्रेसिडेंट, कि वे देश का हिस्सा अलग नहीं होने देंगे। उन्हें ऐसा करने का कानूनी और नैतिक अधिकार नहीं है। यूक्रेन के कानून और संविधान में भी ज़मीन देने की
इजाज़त नहीं है। जेलेंस्की ने ये बात लंदन में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद कही। बैठक की मेज़बानी करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि शांति प्रक्रिया में यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। वहीं फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रोन ने दावा किया कि यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इससे कुछ दिन पहले ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच कई घंटे की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ऐसा समझौता नहीं बन सका जिसे यूक्रेन मानता। अब जेलेंस्की की टीम नया प्रस्ताव भेज रही है। जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि अगर सीमाओं में बदलाव करना हो तो यह सिर्फ जनमत संग्रह के जरिए ही मुमकिन है। अगली सुर्खी, सऊदी अरब ने शराब पर लगाई गई अपनी पुरानी सख्ती को थोड़ा सा ढीला कर दिया है, लेकिन यह ढील सिर्फ कुछ गैर मुस्लिम विदेशियों को मिली है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं और आपकी सैलरी लगभग $13,300 यानी 12 लाख रुपए महीना है, तो आप रियाद की एकमात्र शराब की दुकान से बियर खरीद सकते हैं। पूरे देश में ऐसा सिर्फ एक स्टोर है। दरअसल सऊदी अरब में शराब आम लोगों के लिए आज भी पूरी तरह से बैन है। ये बैन धार्मिक कारणों से बहुत सख्ती से लागू होता है। सऊदी में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना भी हैं, लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरब बदल रहा है। ये बदलाव क्राउन प्रिंस की विजन 2030 योजना का हिस्सा है। सऊदी में औसत सैलरी लगभग $2,750 है, इसलिए ये सुविधा आम लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ हाई इनकम विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए लाई गई है। शराब की दुकान रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में है। ये जनवरी 2024 में खुली थी। पहले सिर्फ डिप्लोमेट्स और प्रीमियम रेजिडेंसी वाले लोग शराब खरीद सकते थे। अब दायरा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन नियम अभी भी बहुत सख्त है। अब एक सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया है इंदौर का त्योहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ। 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट आयोजित होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार और बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। लल्लन टॉप है लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहां होगी और होंगे हमारे सरपंच। तो आप भी पहुंचे इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।